अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल टैक्स, ऑलरेडी वी हैव डन इट। ठीक है, डिटेल से हमने इसको किया हुआ है। FA1 FA2 में क्लियरली रिटर्न्स क्या होते हैं, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, सेल्स टैक्स क्या होते हैं। डिस्काउंट से मुराद यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, सेल टैक्स आपको पता है सेल्स और परचेजेस पे जो होता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स पर। ठीक है, तो रिटर्न्स, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। सेल्स रिटर्न, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल और कैश क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट और अकाउंट पेएबल और कैश डेबिट। ठीक है, अ, तो ये सेम वही है, यानी इनकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको लेजर में अपडेट करना है। यानी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, कैसे आपने रिकॉर्डिंग सेल्स एंड परचेजेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इन वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी आपने सेल की, अब चीज़ें वापस आ रही हैं इन वर्ड्स अंदर की तरफ। ठीक है, तो डेबिट सेल रिटर्न, क्रेडिट रिसीवेबल्स, तो कैश पे हो तो रिसीवेबल की बजाय कैश। ठीक है, परचेजेस रिटर्न, रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ठीक है, बाहर की तरफ हम चीज़ें भेज रहे हैं, मतलब अब हमने जो ली थी वो वापस कर रहे हैं। डेबिट पेएबल या कैश, और क्रेडिट परचेज कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, ये आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है। डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट FA1 से आप पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है ट्रेडिंग पे। ठीक है, और ये रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंटिंग में, क्योंकि ये जो होता है ना, आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, कि आपने ऐसे पे करना है, वैसे पे करना है, वो सेटलमेंट डिस्काउंट्स के लिए होती है, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन द स्पॉट आपको दिया जाता है, और नेट अमाउंट जो है ना, आप सेल के तौर पे रिकॉर्ड की जाती है या परचेज के तौर पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप जो है किसी शॉप पे जाते हैं, कोई आपको डिस्काउंट देता है, यानी हमें जो मिलता है ना अक्सर, यानी हम जैसे कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, जैसे हम जाते हैं किसी शॉप पे जी, पैंट शर्ट लेने के लिए, तो क्लॉथ्स लेने के लिए, शूज़ लेने के लिए, वो बताता है 2000 के। ठीक है, हम कहते हैं 1800, तो ये जो 200 हमें डिस्काउंट मिलता है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो निगोशिएशन से मिलता है। या बल्क चीज़ें खरीदने पे हम कहते हैं हम 10 सूट खरीदेंगे जी, ये आप 2000 के हिसाब से लगा रहे हैं, हम 10 सूट खरीदेंगे। तो वो कहता है ओके, अगर आप 10 पीसीज ऑफ क्लॉथ्स खरीदते हैं तो मैं आपको ये 1900 में चार्ज कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज सिंगल पीस जो है मैं आपको 2000 में चार्ज करूंगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी होती है, तो आप जो है नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये है, तो 10,000, 10% आप जो है नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे, 900। ठीक है, बोथ बुक्स ऑफ ओलिवर एंड सैम, ओलिवर सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ टू सैम ऑन अ कैश बेसिस। ठीक है, तो ओलिवर के लिए होगा कैश टू सेल अकाउंट 900 से। ठीक है, और दूसरे के लिए भी सेम इसी तरीके से रिवर्स एंट्री होगी परचेजेस के केस में। ठीक है, डन करना है। आपने भी सब कुछ पीछे पड़ा हुआ है यार, FA1 से आप पढ़ते आ रहे हैं, और आप हैं भी एक ही स्ट्रीम में। ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट्स, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इनकरेज क्रेडिट कस्टमर्स टू पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज क्विकर देन दैट, पड़ा हुआ है पीछे आपने। ठीक है, 10 डेज की लिमिट है, 10 डेज के अंदर दोगे तो 3% डिस्काउंट दूंगा, अगर 30 डेज में दोगे तो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसकी भी आपने ये, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कस्टमर के लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, सप्लायर के लिए जो देगा तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो रिसीव करेगा उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग कैसे करनी है, इसकी भी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, सेलर पर्सपेक्टिव के हवाले से इसकी काउंटिंग कैसे होनी है। अगर सेलर, ठीक है, चलिए ये एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट, पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर सेलर जो है एक्सपेक्टेड कर रहा है कि डिस्काउंट वो लेगा, तो फिर नेट अमाउंट लगा दो। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो नहीं लेगा, तो फिर फुल अमाउंट लगा दो। ठीक है,
तो अगर फर्स्ट में वो यानी एक्सपेक्टेड नहीं है, नहीं लेगा, लेकिन उसका चांस बन जाता है, वो एक्सपेक्टेड हो जाता है लेने का, तो फिर हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। हमें जो हमारा रेवेन्यू होता है ना, उसको डिक्रीज करवाना पड़ता है, क्योंकि हम सेलर के पर्सपेक्टिव से इस वक्त चल रहे हो। तो इसकी एग्जांपल देखो, $200 3%। कस्टमर वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट टर्म्स डिस्काउंट एफर्ट। तो फाइनल एंट्री हमारी क्या होगी? कैश 200, अकाउंट रिसीवेबल 200। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, हमें 200 कैश मिल रही है, क्योंकि कस्टमर जो है वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज। ठीक है, अगर अगर वो एडवांटेज लेने के काबिल हो जाए तो हम क्या करेंगे? कैश रिसीव्ड 194। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स को आप डेबिट करवाओगे 6 से, रेवेन्यू को, और अकाउंट रिसीवेबल 200। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये देखें, सेम हुई हुई है, डेबिट रेवेन्यू रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स तो आप डायरेक्ट उनको कैसे कम करेगा? उनको नेट इम्पैक्ट से रेवेन्यू से कम करवाएं, यानी 194 के रिसीवेबल हो गए, 6 के रिसीवेबल रेवेन्यू के साथ कट हो गए, और ये बैलेंस हो गया। 194 की कैश मिली, 194 के रिसीवेबल्स बाकी बचे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर कस्टमर वाज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 194, तो नेट अमाउंट लगा दो 194। ठीक है, अगर इसके दूसरे सिनेरियो में हमें लगता था कि कस्टमर एडवांटेज लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया, तो दोबारा से इसको इंक्रीज कर दो कि कैश जो आप रिसीव करोगे 200 होगी, रिसीवेबल्स 194, और रेवेन्यू को इंक्रीज कर दो 6 से। ठीक है, समझ आई कि नहीं? ठीक है, आपने अगर पहले रिकॉर्ड किया हुआ हो कि कस्टमर एडवांटेज लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया, तो फिर दोबारा आप रेवेन्यू को 6 से इंक्रीज कर दोगे, और कैश रिसीव्ड को आप 200 करोगे ओरिजिनल बेसिस पे। अंडरस्टूड? ठीक है, परचेजर पर्सपेक्टिव सेम एज इट इज। ठीक है, वही एग्जांपल अगर दो, तो परचेजेस के लिए क्या बनेगा? अगर परचेजर जो है, खरीदने वाला, ये डिस्काउंट लेता है, ठीक है, नहीं लेता है, ठीक है, पहले चलो नहीं लेता है की टर्मिनोलॉजी में आते हैं, तो ये फुल अमाउंट होगी, डेबिट पेबल्स क्रेडिट बैंक। ठीक है, फर्स्ट यानी ये जो फाइनल एंट्री होगी। ठीक है, फिर अगर एक्सपेक्टेड है, इट इफ द इनवॉइस वाज पेड विद इन 10 डे अर्ली सेटलमेंट पीरियड, $194 वुड बी पेड टू द सप्लायर इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डेबिट पेएबल, उस पे लायबिलिटी कितनी थी? 200 थी। तो अब वो पे उसको कितने करने हैं? बैंक से उसकी जाएगी अमाउंट, कैश वो 194 पे करेगा, और $6 वो क्या करेगा, यानी उसको डिस्काउंट रिसीव्ड मिलेगा अगर वो पे करता है। तो अगर अगर वो पे नहीं करता है, ठीक है, तो फिर आपके पास यही एंट्री है, फुल अमाउंट में लगा देना है उसके लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ये सब आपने पीछे पड़ा हुआ है यार, कुछ भी न्यू नहीं है। FA1 में भी, FA2 में भी, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। सेल टैक्स, अब ये भी किसको नहीं आता? ठीक है, इनपुट सेल टैक्स, इनपुट ऑन सेल्स पे होता है, और आउटपुट, सॉरी, इनपुट परचेजेस पे और आउटपुट सेल्स पे। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का पता है। 20% एक्सक्लूसिव हो तो 20/100, इंक्लूसिव हो तो 20/120। ठीक है, जितना भी परसेंटेज होगी उसको उसके हिसाब से। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेल टैक्स, ठीक है, क्या होती हैं आपको सबको पता है, और मैं सबसे पूछता भी रहा हूँ। सीधी सीधी सेल की क्या एंट्री होती है पहले? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल टैक्स, चलें, सेल टैक्स क्रेडिट और सेल क्रेडिट। ठीक है, सेल क्रेडिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल टैक्स क्रेडिट। ठीक है,
यहाँ पे देखो यार, मैं कितनी बार बताता हूँ, ये दोबारा आपने ये चीजें इनमें रखनी है। ग्रास अकाउंट रिसीवेबल ग्रास अमाउंट होती है टोटल, यानी 1000 अगर टोटल अमाउंट है, 800 सेल हुई है, 200 सेल टैक्स है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस अमाउंट होती है। अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल आर ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट्स। ठीक है, सेल एंड परचेजेस विल बी नेट अमाउंट, क्योंकि ये सेल टैक्स हमारी सेल नहीं है, ये हमने अथॉरिटी को पे करना है। ठीक है, सेल वो जो होती है हमसे रिलेट करती है। 1000 सेल, 800 क्रेडिट और सेल टैक्स 200। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट यानी जो परचेजेस पे होता है, परचेजेस, मैंने क्या कहा, परचेजेस एंड सेल्स नेट होती हैं। परचेजेस समझ लें हमने 800 की चीजें परचेज की, 100 उन पे सेल टैक्स है, इसकी एंट्री करेंगे। परचेजेस 800 डेबिट, फिर सेल टैक्स डेबिट, हम ये पे कर रहे हैं। ठीक है, पे कर रहे हैं और ये हमें रिकवर हो जाएगा, एक किस्म का हमारा ये सेल टैक्स एसेट है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, थर्ड वाली एंट्री अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये ग्रास होगी, 100 सेल टैक्स है, और ये अकाउंट पेएबल जो सप्लायर को पे कर रहे हैं वो 900 है। अंडरस्टूड, समझ आई। और ये फाइनल कंज्यूमर पे सेल टैक्स जाके पड़ता है, क्योंकि बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं वो एक से लेते हैं दूसरे को देते हैं, यानी मतलब, तो गवर्नमेंट अगर उनको कहीं से रिकवर नहीं होता तो रजिस्टर्ड बिजनेस जो होता है उसको गवर्नमेंट सेल टैक्स पे करती है। ठीक है, यानी जो वो कस्टमर से रिसीव नहीं कर सकता और टोटल करता है, उसने इतना सेल टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, इतना जो है उसने कस्टमर से रिसीव किया। अगर उसने कस्टमर से ज़्यादा रिसीव कर लिया, जब वो एंड पे टोटल करेगा, नेट ऑफ करेगा कि उसने टोटल जो है सेल टैक्स गवर्नमेंट को पे किया 1500। ठीक है, और उसने टोटल कस्टमर से लिया 1800, तो उसने 200 मोर कस्टमर से लिया, तो वो 200 उसके लिए लायबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो वो जो है, तो उसने गवर्नमेंट को 200 पे कर देने हैं। अगर वो कस्टमर से 1000 लेता है और गवर्नमेंट को 1500 पे कर देता है, तो 500 जो है गवर्नमेंट लायबल होगी उस बिजनेस को पे करने की। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर सेल टैक्स इन डे बुक कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये ग्रास देखें, सेल टैक्स इन नेट अभी आपको बताया है। ठीक है, ये सारा चैप्टर आपने अच्छे तरीके से इसकी क्वेश्चनिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, कुछ भी नहीं। और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि कम से कम इतना तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब 100% क्लियर होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब खुद भी करें तो आप कॉन्फिडेंट हूँ यार, ये सब कुछ पीछे किया किया हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, और ये कितनी बार आपने किया हुआ है आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको ये क्लियर कर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।